हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज ये तीसरी क्लास होगी रिवीजन की। हम लोगों ने भी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं जहाँ पर हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं किसी भी बैंक एग्जाम के लिए उन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज ये तीसरी क्लास होगी और इसमें हम वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने अपने पेड बैचेज में पढ़े हुए हैं। और कंप्लीट चीज़ें तो यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि पेड बैच हमारा एक सेपरेट बैच चलता है। ठीक है, वो अलग चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसमें से भी जो मुझे लगा कि बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो सारे क्वेश्चंस लाकर हम लगातार उन सारी चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, पहले उसकी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप लोगों ने देखा होगा और आज ये तीसरी क्लास होगी। इसके साथ साथ जो भी हमारे पेड कोर्सेज वगैरह हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग अगर कोई कोर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आप उसके FAQs वगैरह देखिए, ठीक है, उसके बाद में कोर्स परचेज करिए। तो आज ये तीसरी क्लास होगी और रिवीजन क्लासेस का हमारा फॉर्मेट क्या है एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ किस तरीके से हम लोग रिवीजन क्लासेस अपनी चला रहे हैं। होता क्या है कि इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन के बाद में 3-4-5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा, उस टाइम पे आपको अपने आंसर कमेंट करने या फिर आप नोट डाउन कर लेना, कहीं कुछ भी कर लेना जैसे, ठीक है ना। और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर बताना है कि आप लोगों ने आउट ऑफ 10 कितने नंबर गेन किए हुए हैं और ये जरूरी है। इस तरीके से करोगे तो चीज़ें आपको याद भी रहेंगी और जिस पर्टिकुलर टाइम पर मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करा रहा होता हूँ उस टाइम पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्या चीज़ें याद आ रही हैं और भी क्या आप लोगों ने अपने पेड बैचेज वगैरह में पढ़े हुए थे वो सारी चीज़ें में रिकॉल करने की कोशिश किया करो, क्योंकि सब कुछ इतना इन डेप्थ जाके यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। रिवीजन क्लास है तो रिवीजन क्लासेस की तरीके से ही होगी, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और देखो इसमें क्या बोला गया है। बाय विच नेम कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज लॉन्च्ड ए न्यू 1111 डेज डिपॉजिट स्कीम 4 टाइम once डेज डिपॉजिट स्कीम। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने हाल ही में किस नाम से एक नई एक मतलब इसको 4 टाइम once किसी भी तरीके से कर लेना दिनों के लिए एक जमा योजना शुरू की है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने एक अभी डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की हुई है और ये डिपॉजिट स्कीम जो है वो 4 टाइम once, ठीक है ना, 1111 दिनों की डिपॉजिट स्कीम है और किस नाम से ये डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकास सिरी संपत 4 टाइम once, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग बताओ आप लोगों में से किसको इसका आंसर पता था। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ा था उतनी देर में किन किन लोगों को इसका आंसर याद आ गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें तो मैंने टाइम ही नहीं दिया आप लोगों को आंसर बताने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये आंसर कितने लोगों को पता था, आप लोग लास्ट तक वीडियो देखो फिर बताना। कर्नाटका विकास सिरी संपत 4 टाइम once जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1111 दिनों के लिए डिपॉजिट स्कीम होगी और उसमें 5.70%, ठीक है, 5.70% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड होगा। और सीनियर सिटीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीनियर सिटीजन को 6.20% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड होगा। मिनिमम 10,000 रुपये और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम 10,000 रुपये, मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक जो है इसमें डिपॉजिट किया जा सकता है। यहाँ पर बात हुई कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर, इसके चेयरमैन आप लोग रिकॉल करोगे, ये रिवीजन क्लासेस में नहीं बताए जाएंगे, पिछले कई बार ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। नेक्स्ट, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI हैज रिसेंटली सेट अप 2 सेपरेट एक्सपर्ट ग्रुप टू एग्जामिन द रोल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, functions of sponsors of mutual funds and trustees of mutual funds at asset management company AMCs। ठीक है, who is the chairperson of the working group on sponsors of mutual funds। क्वेश्चन बढ़िया है। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड SEBI ने हाल ही में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में म्यूचुअल फंड के प्रायोजकों और म्यूचुअल फंड के ट्रस्टियों की भूमिकाओं, पात्रता मानदंडों और कार्यों की जांच करने के लिए 2 अलग अलग कमेटी, 2 अलग अलग विशेषज्ञों का समूह की स्थापना की है। म्यूचुअल फंड के प्रायोजकों पर कार्यकारी समूह का अध्यक्ष कौन है। पहले चीज तो ये जानो कि SEBI ने 2 सेपरेट कमेटीज बनाई हुई हैं और इसमें जो पूछा गया है स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड के लिए जो कमेटी बनाई गई उसका चेयरपर्सन कौन है ये इसमें पूछा गया है। दूसरी कमेटी कौन सी है, दूसरी कमेटी है स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, दूसरी कमेटी जो है ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स की है, पहली कमेटी जो है स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड की है। तो ये जो स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड वाली कमेटी बनाई गई, जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, इसका चेयरपर्सन कौन है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, जितनी देर में मैंने चीजों को क्वेश्चन को इलेबोरेट किया, क्वेश्चन को समझाया, उतनी देर में आप लोगों के आंसर आने चाहिए थे। ठीक है, फिर भी 2-4 सेकंड का टाइम आप लोगों के लिए इसका आंसर रिकॉल करो अपने दिमाग में और वीडियो के अंदर बताना कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बाला सुब्रमण्यन, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी ए बालासुब्रमण्यम जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ना अभी क्वेश्चन में चीजें एक्सप्लेन की, काफी सारी चीजें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी ना कि 2 सेपरेट कमेटीज का, 2 सेपरेट एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया गया। गठन क्यों किया गया ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बता ही दिया गया है ना कि किस किस फील्ड के लिए ये लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बता दी गई। और एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड के लिए। इस वर्किंग एक्सपर्ट ग्रुप का चेयरपर्सन ए बालासुब्रमण्यम जी को बनाया गया। ठीक ना, स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स का जो वर्किंग ग्रुप है इसका जो चेयरपर्सन है ए बालासुब्रमण्यम जी को बनाया गया। और ये बालासुब्रमण्यम जी जो है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO हुआ करते थे। ठीक है, हुआ। और उसके साथ साथ में AMEI के चेयरपर्सन भी है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के। ठीक है ना, और जो दूसरा एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया, क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता था। दूसरा एक्सपर्ट ग्रुप हमारा जो बनाया गया था ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड, तो अगर ये पूछ लिया जाता कि जो दूसरा एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड, उसका चेयरपर्सन कौन है, तो वो क्वेश्चन भी हमको पता होना चाहिए। तो उसका उस पर्टिकुलर वर्किंग ग्रुप का जो चेयरपर्सन होंगे उसके डॉक्टर मनोज वैश्य जी हो जाएंगे। ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर डी वो भी दिया गया है। ठीक ना, तो दोनों वर्किंग ग्रुप के चेयरपर्सन का नाम दिया गया है, तो ये आप लोग रिकॉल करो। दोनों चीजें याद रखना, क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। ये वर्किंग ग्रुप करेंगे क्या क्या, ये भी इस क्वेश्चन में बता दिया गया। ठीक है, तो 2 वर्किंग ग्रुप बनाया गया सेबी के द्वारा। दोनों वर्किंग ग्रुप के अलग अलग नाम है, दोनों वर्किंग ग्रुप के अलग अलग चेयरपर्सन है, दोनों वर्किंग ग्रुप के अलग अलग काम है। सब कुछ इस क्वेश्चन में बताया गया। किन किन लोगों ने सही आंसर दिया था बताओ आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज रिसेंटली बीन सैंक्शनड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर 3 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स अंडर द अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड। बढ़िया क्वेश्चन है, लोनिंग का क्वेश्चन है और डाटा भी है इसमें, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत 3 विशिष्ट परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंकों द्वारा हाल ही में कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, लोन अमाउंट इसमें बताना है, तो 76.25 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी ये इसका आंसर होगा। जितनी देर में मैंने क्वेश्चन पढ़ा था आप लोगों के आंसर आने चाहिए थे। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जब तक मैं हिंदी का क्वेश्चन पढ़ा करूं आपके आंसर आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है, 76.25 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर INR में अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो 551 करोड़ रुपीज जो है ये INR में इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले 3 प्रोजेक्टों के लिए ये लोन जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही बताई गई ना कि 3 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ना। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही बताई गई है। और तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग मतलब जो 3 प्रोजेक्ट हैं इसमें से 551 करोड़ में से सबके लिए अलग अलग सेपरेट अमाउंट है। तो इतना डीप में यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि रिवीजन क्लासेस है, तो फिर इतना नहीं जाएंगे। वो ऑलरेडी PDF में है ऑलरेडी, और जो हमारे दूसरे बैचेज चलते हैं उसमें उतना डीप में जाकर वो सारी चीज़ें पढ़ाई गई। नहीं, तो क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है कि जो अलग अलग सेपरेट अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए कितना कितना अमाउंट कैसे कैसे होता है, तो ऑलरेडी PDF में मेंशन्ड है। ठीक है, फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 76.25 मिलियन USD हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिसेंटली साइंड ए USD 2 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग PRF लोन फॉर द प्रपोज्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। बढ़िया क्वेश्चन है। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में किस राज्य में प्रस्तावित शहरी अवसंरचना विकास परियोजना के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आंसर बताओ आप लोग, आंसर बताओ। 2-4 सेकंड आप लोगों के लिए आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन तो समझ में आया होगा ना, रिवीजन क्लासेज में तो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताओ आप लोग। इसका आंसर होगा बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नागालैंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ये लोन एग्रीमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हुआ है। कितने का है, तो USD 2 मिलियन। ठीक ना, 2 मिलियन USD का है। यहाँ पर बात हुई एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो मनीला फिलीपींस में जो इसका हेडक्वार्टर होगा। हालांकि रिवीजन क्लासेस में ये सब नहीं बताते हैं, ये तो ऑलरेडी पहले तो पढ़ेंगे, लेकिन चलो बता ही दे रहा हूँ। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसात्सुको असाकावा जो है इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक PNB हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 128th फाउंडेशन डे ऑन विच डे। ठीक ना, पंजाब नेशनल बैंक के भी हाल ही में 128वीं फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। तो कौन से दिन 128वें स्थापना दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया था, ये ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना कि कौन सा स्थापना दिवस था। डेट पूछकर कौन सा स्थापना दिवस था ये भी पूछ सकते हैं, तो ये चीजें भी याद रखना। 128वां स्थापना दिवस था पंजाब नेशनल बैंक का, और ये कब सेलिब्रेट किया गया, ऑप्शन आपके सामने है। पहले आंसर आप लोग देंगे, आप लोग आंसर बताओ फटाफट कमेंट करो, नोट डाउन करो, जो भी है वीडियो के एंड में सबको आपको अपने स्कोर बताने हैं। बताओ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 12 अप्रैल 2022, ऑप्शन नंबर है फर्स्ट।
ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 अप्रैल 2022। ठीक है, 12 अप्रैल 2022 को पंजाब नेशनल बैंक ने भी मतलब अपना 128वां भी याद रखना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था। और इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ ने जो है कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विसेज और एक वर्चुअल कार्ड भी लॉन्च किया हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। लाला लाजपत राय कौन है ये आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनके द्वारा की गई थी और ये पहला स्वदेशी बैंक के रूप में जो है मतलब इनकी स्थापना की गई थी। ठीक, और इस मौके पर जो है 128वें स्थापना दिवस के मौके पर पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी वन नाम से एक डिजिटल सर्विस भी लॉन्च की हुई थी। ठीक है, किस नाम से? पीएनबी वन नाम से एक डिजिटल सर्विस भी लॉन्च की हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एमडी एंड सीईओ आप लोग रिकॉल करोगे। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनहेंसेस ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज NICL, OICL एंड UIIC। व्हाट इज द इनहेंस्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द NICL? क्वेश्चन बढ़िया है। भारत सरकार ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों यानी कि NICL, OICL और UIIC की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाती है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन ऐसे ही हुआ। ठीक है, और NICL की बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी टाइम है आप लोगों के आंसर देने का। आंसर दो आप लोग, बताओ NICL की इनहेंस्ड कैपिटल क्या है, बताओ आप लोग। NICL की इनहेंस्ड जो है ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। और साथ ही साथ में OICL और UIIC का भी रिकॉल करो। बताओ आप लोग इसका आंसर, बताओ फटाफट बताओ। ठीक है, ठीक है, बता लिया होगा, मतलब कर ही लिया होगा आप लोगों ने तक इसका आंसर दे लिया होगा। जिसको आता होगा और जिसको नहीं आता होगा वो फिर ना तुक्का मारने वाला सिस्टम उनका चल रहा होगा। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, वीडियो के एंड में बताना स्कोर अपना। इसका जो आंसर होगा 15,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले रहे हैं, भले रिवीजन क्लास है लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए 15,000 करोड़ रुपए जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये बात हो रही है किसकी? इनहेंस्ड कैपिटल ऑफ NICL की। ये बात हो रही है NICL की। ठीक है ना, तो सबसे पहले मतलब इससे पहले जो था NICL की ऑथराइज्ड कैपिटल जो थी वो कितनी थी? 7500 करोड़ रुपए। ठीक है, 7500 करोड़ रुपए थी। ये भी ध्यान रखना, ये बात हो रही है NICL की। ठीक ना, NICL की ऑथराइज्ड कैपिटल जो थी पहले 7500 करोड़ रुपए थी, जिसे अब उसका दुगना कर दिया गया, बढ़ाकर दुगना कर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। ठीक ना, OICL के भी मैं तीनों में बता दे रहा हूँ, यहाँ पर तीनों चीजें बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग किसी भी हो सकती है। तो अगर हम लोग OICL की बात करेंगे तो OICL की पहले जो था ऑथराइज्ड कैपिटल जो थी वो 5,000 करोड़ रुपए की थी। ठीक ना, पहले इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल 5,000 करोड़ रुपए की थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया, बढ़ाकर इसे 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक ना, और अगर हम लोग बात करें UIIC की, ठीक है ना, UIIC की अगर हम लोग बात करें तो पहले इसकी भी ऑथराइज्ड कैपिटल 5,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी, जिसे अब बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है ना, 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो तीनों चीजें बताई गई आपको। मैंने NICL के क्वेश्चन में पूछा गया था, वो उसको पहले लिमिट उसका पहले था 7500 करोड़ रुपए, बाद में दूना कर दिया गया, 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। OICL और UIIC ये दोनों भी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये याद करना, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है यहाँ से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन तीनों जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाने के साथ साथ में इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन की भी बात कही हुई है। इसमें बोला गया कि इसमें कैपिटल भी इन्फ्यूज किया जाएगा, इसमें पैसे भी और डाले जाएंगे, पैसे और लगाए जाएंगे। तो पहली चीज तो ये याद रखना कि पहली इंक्रीमेंट से पहले, इंक्रीज होने से पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या हुआ करती थी, और अब आफ्टर द इनहेंसमेंट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल क्या हो गई, ये दोनों चीज आप लोग याद रखना। कैपिटल इन्फ्यूजन की जो बात कही गई वो भी जान लेते हैं। तो टोटल 5,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा इनमें से। इन तीनों इंश्योरेंस कंपनीज में, इन तीनों जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5,000 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्फ्यूजन की बात कही हुई है। और इनमें से नेशनल इंश्योरेंस में यानी कि NICL में 37, जो NICL है इसमें 3700 करोड़ रुपए, इसमें 3700 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किया जाएगा आउट ऑफ 5,000 करोड़ रुपीज में। ठीक है ना, और इसके साथ साथ में अगर ओरिएंटल की हम लोग बात करें, ओरिएंटल इंश्योरेंस यानी कि OICL की, तो OICL में ओरिएंटल इंश्योरेंस में 1200 करोड़ रुपए। ठीक है ना, इसमें करेंगे 1200 करोड़ रुपए। ठीक है ना,
1200 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा। और अगर हम लोग यूनाइटेड इंश्योरेंस यानी कि यूआईआईसी की बात करें तो यूआईआईसी में 100 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा। तो 3700 ये हो गया, 3800 और 1200 ये मिलाकर 5000 का टोटल कैपिटल इन्फ्यूजन इन तीनों में हो गया, ठीक है ना। तो इन सब की थोड़ा शेयर कैपिटल बढ़ाई गई है, इन सब में कैपिटल इन्फ्यूजन भी किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तीनों में मिलाकर कुल 5000 रुपए का कैपिटल 5000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन किया जा रहा है। इंडिविजुअल किसमें कितना किया जा रहा है ये भी आप लोगों को बता दिया है। तो काफी चीजें बताई गई आप लोगों को, काफी डाटा बताया गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो सब कुछ यहाँ पर बताया गया और ये सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। कितने लोगों ने सही आंसर दिया था आप लोग कमेंट करके बताओ, या वीडियो के लास्ट में ही बताना आप लोग कि कितने लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, आउट ऑफ 10 कितने स्कोर आप लोगों ने गेन किए। चलो आगे बढ़ते हैं। RBI has recently certified which company as India's first NBFC factor under its registration of factors regulation 2022। RBI ने हाल ही में किस कंपनी को अपने फैक्टर्स रेगुलेशन 2022 के पंजीकरण के तहत भारत की पहली NBFC फैक्टर के रूप में प्रमाणित किया। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, पहले इसका आंसर जानते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे इसके बारे में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 to 1 फाइनेंस ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1 to 1 फाइनेंस ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो 1 to 1 फाइनेंस है ये जयपुर राजस्थान बेस्ड एक फिनटेक NBFC है। 1 to 1 फाइनेंस जो है ये जयपुर राजस्थान बेस्ड एक फिनटेक NBFC है, जिसे रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्टर्स रेगुलेशन 2022 के तहत सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। मतलब कि ये पहली NBFC है जो कि इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी से NBFC फैक्टर के रूप में कन्वर्ट हुई है। यहाँ पर बात हो रही है NBFC फैक्टर की, तो क्या है NBFC फैक्टर बताओ आप लोग, जो पेड यूजर्स इस वीडियोस को देख रहे हैं बताओ आप लोगों को पहले बताया गया था कि NBFC फैक्टर क्या होता है। आप लोगों के दिमाग में चीजें आनी चाहिए थी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो आप लोग बताओ कि क्या होता है NBFC फैक्टर। तो NBFC बहुत डीप में तो नहीं जाएंगे, यहाँ पर एक मोटा ओवरव्यू ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसी NBFC जो कि प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया, ठीक है, प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है उसे हम लोग जो है NBFC फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या है प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया, तो इनके पास में मिनिमम नेट ओन्ड फंड जो है 5 करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो स्टैटिक का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, आप लोगों को ये ध्यान रखना। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है, ठीक है ना। इनके पास में मिनिमम नेट ओन्ड फंड कितने का होना चाहिए, 5 करोड़ रुपए का। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, इनका फाइनेंशियल एसेट जो है वो फैक्टरिंग बिजनेस में इनके टोटल एसेट का कम से कम 50% जो होना चाहिए, ये हो गई, ठीक ना। फैक्टरिंग बिजनेस का मतलब हो जाएगा कि फैक्टरिंग बिजनेस में कैसे समझाऊं आपको, फैक्टरिंग का मतलब हो जाएगा इनवॉइस डिस्काउंटिंग, ठीक ना। इनवॉइस डिस्काउंटिंग को ही जो है हम लोग फैक्टरिंग बिजनेस बोलते हैं। अब इतना डीप में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, जहां से क्वेश्चन बन सकते थे, जो चीजें बन सकती थी वो बताई गई। ये 5 करोड़ रुपए और 50% ये याद रखना। NBFC फैक्टर से अगर कुछ बात बनती है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं तो, ठीक ना। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मिनिमम नेट ओन्ड फंड जो है 5 करोड़ रुपए का होना चाहिए, और इनका जो फाइनेंशियल एसेट है वो फैक्टरिंग बिजनेस में इनके टोटल एसेट का कम से कम मिनिमम 50% होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और 1 to 1 फाइनेंस जो है जयपुर राजस्थान बेस्ड कंपनी, ये तो बताया है। CEO की बात करेंगे तो डॉक्टर रवि मदानी जो है वो इनके CEO हो जाएंगे, ठीक। चलो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, किसका सही था बताओ आप लोग, आगे बढ़ते हैं। By amending FEMA non-debt instrument rules 2019, the central government has recently allowed up to how much percentage of FDI in LIC? बढ़िया क्वेश्चन है। FEMA गैर ऋण साधन नियम 2019 में संशोधन करके केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC में कितने प्रतिशत तक की FDI की अनुमति दे दी है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, बताओ आप लोग इसका आंसर दो। पहले आंसर आप लोग दोगे, बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा, क्योंकि तैयारी है और रिवीजन क्लासेस है चल रही है, तो कितनी तैयारी ये जज करना जरूरी है, वीडियो देखना नहीं है। और मुरारी बापू की कथा के तरीके से भी मत सुना करो ना। 200, 500, 600 लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट कर जो रिप्लाई देते हैं उसके सिर्फ 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग। तो बाकी जो लोग देख रहे हो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है या कोई इंटरेस्टेड नहीं, ऐसे दिलजले बन के ना वीडियोज़ वगैरह मत देखा करो, ऐसे ना मतलब खतरनाक टाइप का आशिक बन के वीडियो को ना देखो। एक्टिवली एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया करो, जो भी स्कोर आए आपके कम ज़्यादा वो बताओ, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, ठीक है ना। कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है वो चीज़ें तो इंप्रूव की जा सकती हैं। पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे एकदम बहुत ना एकदम साई टाइप के नेचर, एक कमरे में जैसे किनारे बैठो, नहीं हम तो एटीट्यूड है भाई, एटीट्यूड अपना कि हम देख लिए, हम स्कोर नहीं करेंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं बनती हैं। आ रहा है तो दिल खोल के बताओ कि हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा तो एक्सेप्ट करो, पढ़ो उसको। रिवीजन क्लासेस किस लिए चलाई जा रही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा अब तक आप लोगों ने बता दिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक आप लोगों ने अभी इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी 20%, ठीक।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में फेमा नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 में अमेंडमेंट किया हुआ है, जिसके बाद LIC में 20% तक के FDI की अनुमति मिल गई है, ठीक है। और इस अमेंडमेंट के बाद स्टार्टअप्स को भी मैक्सिमम 10 साल के लिए कन्वर्टेबल नोट्स इशू करने का परमिशन भी मिल गया है। पहले ये जो है 10 साल वाली लिमिट नहीं हुआ करती थी, ये 5 साल की हुआ करती थी, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो भी अमेंडमेंट किया गया इसके बाद में FDI में LIC में FDI का जो परसेंटेज है वो 20% तक कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाल ही में जो फेमा नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 में अमेंडमेंट किया हुआ है, उस अमेंडमेंट के हो जाने के बाद में LIC में 20% तक के FDI की अनुमति मिली हुई है। और जो भी अमेंडमेंट किया गया उस अमेंडमेंट के बाद में एक चीज़ और हुई है, वो क्या है कि स्टार्टअप्स को भी मैक्सिमम 10 साल के लिए कन्वर्टेबल नोट्स इशूज करने की परमिशन मिल गई है। पहले इनको जो है कन्वर्टेबल नोट्स इशू करने के लिए जो लिमिट थी वो 5 साल की हुआ करती थी, लेकिन अब इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक ना। अभी कन्वर्टेबल नोट्स वगैरह क्या होते हैं, यहाँ पर इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली गॉट द ग्लोबल सीलेंट मॉडल बैंक अवार्ड अंडर द पेमेंट्स सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी बाय द सीलेंट, ठीक है। किस बैंक को हाल ही में सीलेंट द्वारा पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के तहत में वैश्विक सीलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बताओ, आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप लोग आंसर दो, इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। बताओ आप लोग, 2-4 सेकंड आपके लिए रहेंगे, फिर मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इंडसइंड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। सीलेंट जो है ये एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी की लीडिंग रिसर्च एंड एडवाइजरी फर्म है और ये ही सीलेंट मॉडल बैंक अवार्ड को ऑर्गेनाइज करती है। और अभी हाल ही में जब ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया था तो उस टाइम पर एंटरप्राइज पेमेंट हब कैटेगरी में इंडसइंड बैंक को जो है इंडसइंड बैंक को सीलेंट मॉडल बैंक अवार्ड मिला हुआ है, ठीक। बस बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना ही पढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक की बात हुई है जिसके हेडक्वार्टर MD आप लोग रिकॉल करना और ऑप्शन में जो भी बैंकें दी गई हैं वो भी आप लोग रिकॉल करना, ठीक है। किसका किसका आंसर ये सही था, नोट डाउन करो। और अगला और लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के बाद में आप लोगों को अपने सबके स्कोर कमेंट कर बताने हैं। चलो देखो क्या बोला गया है अगले क्वेश्चन में। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज रिसेंटली अमेंडेड निधि रूल्स 2014 टू प्रोटेक्ट द पब्लिक्स इंटरेस्ट। आफ्टर द अमेंडमेंट हाउ मच शेयर कैपिटल ऑफ ए पब्लिक कंपनी शुड बी नीडेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज निधि कंपनी? बढ़िया क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जनता के हितों की रक्षा के लिए निधि नियम 2014 में संशोधन किया हुआ है, ठीक है। और इस संशोधन के बाद में एक निधि कंपनी के रूप में निगमित करने के लिए एक सार्वजनिक कंपनी को कितने शेयर पूंजी की आवश्यकता होगी, ये इसमें पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर दो आप लोग, टाइम अभी आप लोगों का है, अभी आप लोग आंसर दो। बताओ क्या उत्तर होगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा इसका, रिप्लाई करो, कमेंट करो फटाफट। शुरू के 2-4 सेकंड आप लोगों के लिए ही रहेंगे। रिवीजन क्लास है तो रिवीजन की तरीके से ही होना चाहिए। अच्छा, ये जो भी हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट MCQs हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको क्विज फॉर्मेट में भी मैं रेडी कर रहा हूँ। और जो हमारा प्रैक्टिस फॉर क्विजेज वाला बैच है ना, वहाँ पर मैं इसको इंक्लूड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर मैं एड ऑन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ वीडियो देखने के बाद में भी आप लोग वहाँ पर बाद में जैसे 2-4 दिन के बाद में आप लोग वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि चीज़ें कितनी आप लोगों को याद हुई है या नहीं हुई है ना। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं इसको कुछ फॉर्मेट में भी प्रैक्टिस फॉर क्विजेस वाला जो बैच है वहाँ पर इंक्लूड कर दे रहा हूँ, ऐड ऑन कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने बैंकिंग मास्टर बैच लिया हुआ 999 वाला, उसमें भी मैं इसको ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो वो लोग भी बाद में जब खाली टाइम रहा करे ऑफिस वगैरह में हो या कहीं पर आपके पास में बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन हल्का नहीं हो रहा है, तो लाइट मोड में जब वो ऐसे थोड़ा सा उस टाइम पर क्विजेज वगैरह की प्रैक्टिस भी कर लिया करो, ठीक है। और जो भी एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर भी, इससे रिलेटेड भी क्विजेज मैं तैयार कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उसके भी क्विजेज मैं तैयार कर रहा हूँ। और उसको भी जो प्रैक्टिस फॉर क्विजेज वाला बैच है वहाँ पर मैं टाइमली ऐड ऑन करता रहूँगा, ठीक है। तो अब तक आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 10 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए 10 लाख रुपए जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख रुपए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने निधि रूल्स 2014 में अमेंडमेंट किया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं, भले रिवीजन क्लास है लेकिन थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो अमेंडमेंट किया गया है, इस अमेंडमेंट के हो जाने के बाद में कोई भी पब्लिक कंपनी जो कि निधि कंपनी के रूप में काम करना चाहती है, उसे डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, एज ए निधि कंपनी के रूप में उसको रजिस्टर करना होगा और ये मैंडेटरी कर दिया गया है। फिर से सुनो आप लोग, जो भी अमेंडमेंट किया गया, इस अमेंडमेंट के हो जाने के बाद में कोई भी पब्लिक कंपनी जो कि निधि के कंपनी के रूप में काम करना चाहती है, डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट करना चाहती है, तो ये सारे काम करने के लिए उसको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, एज ए निधि कंपनी के रूप में उसे रजिस्टर करना होगा, ठीक है। ऐसा अमेंडमेंट के बाद में ये सारी चीज़ें जो है मैंडेटरी कर दी गई हैं, ठीक है ना। निधि कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है, तो निधि कंपनी क्या होती है थोड़ा सा जान लेते हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा और आसान हो जाएंगी समझने में भी। निधि कंपनी इन सब के बारे में देखो बहुत ज़्यादा मतलब
क्या करें, जाने या ना जाने, मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर इनके बारे में उलझना चाहिए, ठीक है ना। तो छोड़ो निधि कंपनी के बारे में क्या है, मतलब लेंदी हो जाएगा और उतना हमको जरूरत है नहीं, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस जो हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, उतना इसमें नहीं उलझते हैं। तो ये जो भी अमेंडमेंट किया गया है उसके बाद में बस किसी पब्लिक कंपनी को निधि कंपनी के रूप में काम करने के लिए आवेदन करना होगा। क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो पहली चीज तो 10 लाख की शेयर पूंजी, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक ना। 10 लाख रुपए की शेयर पूंजी के साथ में निधि कंपनी के रूप में शामिल एक सार्वजनिक कंपनी को खुद को निधि के रूप में घोषित कराने के लिए शामिल होने के 120 दिन, ठीक ना, 120 डेज, शामिल होने के 120 दिनों के भीतर 20 लाख रुपए के NOF यानी कि नेट ओन्ड फंड, कितने के, 20 लाख रुपए के NOF यानी कि नेट ओन्ड फंड के साथ सबसे पहले 200 की न्यूनतम सदस्यता के साथ में फॉर्म NDH4 जो है उसमें आवेदन करना होगा। NDH4 PDF में काफी डिटेल में दिया गया है, अगर यहाँ पर चीजें नहीं भी समझ में आ रही तो सुन लो, PDF में और जो रेगुलर वीडियोस होते हैं वहां पर हम लोगों ने इसमें काफी डीप में जाके पढ़ा हुआ, ठीक है। कंपनी के निर्देशकों और प्रमोटर्स को निर्धारित नियमों और मानदंडों का पालन करना होगा, ऐसा ये भी अमेंडमेंट में बोला गया है। और ये जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये भी बोला गया कि केंद्र सरकार NDH4 के रूप में कंपनियों द्वारा, ये जो NDH4 है, केंद्र सरकार NDH4 के रूप में कंपनियों द्वारा अप्लाई किया गया जो आवेदन है उसकी प्राप्ति के 45 डेज, याद रखना, उसको एप्लीकेशन प्राप्त होने के, उसके प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर कोई निर्णय अगर नहीं लेती है तो उसकी मंजूरी को स्वीकृत कर लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्टेबल मान लिया जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और ये उन कंपनियों पर लागू होगा जिन्हें निधि संशोधन कानून 2022 के बाद शामिल किया जाएगा, ठीक है। निधि संशोधन कानून देखो अमेंडमेंट किया गया इसमें 2014 में, तो जब इसको अमेंडमेंट कर दिया गया तो इसका जो नया नाम दिया गया वो दिया गया निधि संशोधन कानून 2022 के बाद जो शामिल की गई उन्हीं पर ये लागू होगा, ठीक है ना। बस इतना ही है, और PDF में भी काफी इंडेप्थ में दिया गया तो वहां से पढ़ना आप लोग। अभी जो बस जानना था ये 10 लाख रुपए, 120 दिन, 20 लाख रुपए NOF, NDH4 और 45 डेज के बाद में जो है ऑटोमेटिकली जो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, ये चीज़ें जाननी जरूरी थी और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी डीप में पढ़ाई गई और क्या इसका आंसर था आप लोगों ने बताया होगा, मैं इसे उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज ये तीसरी क्लास थी रिवीजन क्लास की, कितना स्कोर आप लोगों को आया आप लोग कमेंट कर फटाफट बताओ, और जरूरी है। और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जहाँ पर हम लोग अपनी रेगुलर पेड क्लासेस डिस्कस करेंगे, या फिर अगर हमारे पास में रिवीजन क्लासेस रेडी रहती है तो मैं 1-2 रिवीजन क्लासेस आप लोगों के लिए और लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।